ठीक है, अराइवल एंड डिपार्चर। देखो जरा कौन कौन पढ़ करके आया है। ठीक भाई, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, पोर्तुगीज। ठीक है, और कौन आया सबसे पहले हमारे पुर्तगीज में 1914 1908? मैम 1961। फिर कौन आए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। कब गए मैम? 1857 में गए। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए? 1602 में आए। कब गए? 1759 में गए। इंडोनेशिया के वेदरा के वॉर से गए। ये मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ, पढ़ा भी नहीं रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ आप लोगों का। ठीक है, फिर आए डेनिश। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आए एंड चले गए कब? 1845 में। एंड उसके बाद में आए हमारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में आया था, आए थे, और कब चले गए हमारे? 1760 में। ठीक है, आपका बॉन्डी वॉश के वॉर से चले गए थे। तो ये हम सबको याद है ना? ये सबको याद है ना? अब समझना सिचुएशन क्या हुई। आपको पता था कि इसके अलावा हमारे साथ में क्या-क्या इवेंट हुआ था? हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इवेंट यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपको इवेंट समझ में आ जाएगा। इवेंट्स में आप लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है मुझे पहले तो ये बताओ। अ, पहले तो आप लोगों ने उनके आने के बारे में पढ़ा होगा। आपने कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ा था। कब-कब हुए थे बेटा कर्नाटक वॉर? कब-कब हुए थे? ओके। नहीं, नहीं, ईयर्स बताइए मुझे। 3 बार हमारे एंग्लो कर्नाटक वॉर हुए हैं, तो पहला किस वर्ष में हुआ था? दूसरा किस वर्ष में हुआ था? तीसरा किस वर्ष में हुआ था? कौन-कौन सी संधियाँ हुई थी, उनके बारे में बताइए, पढ़ के आए होंगे तो। प्लासी का वॉर, बक्सर का वॉर सबको याद होगा। ये चीज़ें आपसे टू द पॉइंट पूछ ली जाती है इसलिए। प्लासी 1757 में हो गया, बक्सर 1764 में हो गया। एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए मैम? 4 हुए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कब से लेके कब तक हुआ? मैम 1767 से 69 के बीच में। दूसरा 80 से 84 के बीच में। तीसरा 1790 से 92 के बीच में एंड चौथा 1799 में। ठीक है? बिल्कुल, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, चिरंतन। कर्नाटिक वॉर पहला कब से स्टार्ट हुआ था? जल्दी से बताइए। 1747, ओके, 1746 से 1749। पहला कब हुआ था? भई आपको बताया था ना मैंने, 1749 में अंबूर का वॉर हुआ था और स्टार्ट हो गया था कंडीशन कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है? तो 1746 से 1748। दूसरा कब हुआ? मैम 1749 पे खत्म हो चुका था। ठीक है? हिंदी में ही बताऊँगी, 1749 से 1754। एंड तीसरा कब हुआ था आपका मैम? 1756 से लेकर के 1763। ठीक है? 63 वॉश का जो वॉर हुआ था वो 1716 में हो गया था। ठीक है? दूसरे में बेटा कौन सी संधि हुई थी और तीसरे में, पहले में कौन सी संधि हुई थी? पहले में हुई थी मैम एक्सला-शेपल की संधि, हुई थी? क्यों भई, एक्सला-शेपल की संधि किसमें हुई थी? पौंडीचेरी की संधि किसमें हुई थी? मैं तीनों को बता रही हूँ। एक्स्ट्रा चप्पल की नहीं, एक्सला-चैपल की संधि फर्स्ट में हुई थी, सेकंड में हुई थी? सेकंड में हुई थी ना? तो लिखो यहाँ पे एक्सला-चैपल ट्रीटी। ये ट्रीटी पूछी जाती है। पहले वाले में आपकी हुई थी कौन-सी वाली? पौंडीचेरी की, पौंडीचेरी की। और तीसरी वाली कौन थी बेटा आपकी? पेरिस की ट्रीटी। तो ये ट्रिटी याद हो गई। अब आते हैं अपने अगले वाले में, यानी कि आज के वाले में। जो लोग मेरी क्लास को बीच में छोड़ के गए हैं, जिन्होंने रिवीजन नहीं किया, अमीगोश ये सारी चीजें करनी चाहिए। बेटा डुप्लेसिस 1742 में आया था, है ना? और क्लास को छोड़ना नहीं है बीच में। ये सारी चीजें आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प करती हैं, उनको पाप लगेगा। रिवीजन के टाइम पे हेल्प करती हैं चीजें। अब बताओ, पूरा की कॉपी किताबें उठा के बैठोगे कि कब क्या हुआ था? कहानी पढ़ ली है, बस ईयर्स याद करने हैं, है ना? आगे बढ़ रही हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लिखना है। अमीगोश, ना कॉर्नवालिस है ना डलहौजी है बेटा, वेलेज़ली है राहुल। ठीक है? चलिए, हाँ, चलो। बेटा स्वीडिश जो है तो उनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। मैंने इसको सही करवा दिया था राहुल, मैंने इसको सही करवा दिया था। मैंने इसको बाद में जब आप लोग मिले थे तो मैंने उसमें करेक्ट करवाया था। हाँ, इससे हेल्प मिलती है राहुल। चलिए अब आज करते हैं आज की क्लास की बात। देखो, हम सभी को पता है कि बंगाल के जो गवर्नर्स थे वो आ गए थे। बंगाल के गवर्नर्स का नाम सबको याद है? राहुल, बंगाल के गवर्नर्स का नाम याद है सबको? मैं आज इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं पीपीटी अगर सेम लाई होंगी तो मैं सही करवा दूँगी वहाँ पे। नहीं याद है, चलो। देखो हुआ क्या, जब हमारे पास में 1772 में बंगाल का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद से बंगाल में गवर्नर्स का शासन आप बोल सकते हो कि स्टार्ट हो चुका था ब्रिटिशर्स के एज पे। देन बंगाल के गवर्नर जनरल का शासन स्टार्ट हुआ था, तो इनके सीक्वेंस इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल का मतलब क्या था?
कि ये वो लोग थे जो कि ट्रेड कर रहे थे बंगाल में, ठीक है? तो गवर्नर ऑफ बंगाल में हमारे पास में सबसे पहले कौन आए थे? रॉबर्ट क्लाइव। नाम लिख लीजिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये नाम आपसे पूछे जाएँगे, आपको याद होना चाहिए, ये आपको सहायता भी देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है? फिर कौन आए मैम? विनिस्टार्ट आए। फिर कौन आए मैम? रॉबर्ट क्लाइव आए। फिर मैम कौन आए? वोल्सर्ट आए। फिर मैम कौन आए? कार्टियार आए। कार्टियार। और फिर कौन आ गए मैम? वॉरेन हेस्टिंग। कौन आ गए? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है? अब अगर मैं रॉबर्ट क्लाइव की बात करूँ तो मैम प्लासी का वॉर इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था 1757 से 60 तक ये शासक रहे। फिर विनिस्टार्ट 1760 से लेकर के 65 तक शासक रहे। फिर रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 1767 तक शासक रहे। फिर वोल्सर्ट 1767 से 1769 तक शासक रहे। फिर कार्टियर 1769 से 1772 तक शासक रहे और वॉरेन हेस्टिंग 1772 से स्टार्ट होके 1774 तक शासक रहे। अब इनके टाइम पीरियड में स्पेशल क्या हुआ था मैम? यहाँ पे हुआ था प्लासी का वॉर, ये मैंने उस दिन भी बताया था शायद आप लोगों को। यहाँ पे हुआ था बक्सर का वॉर, यहाँ पे हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि, ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और इसमें क्या हुआ था बेटा? नथिंग। इसमें क्या हुआ था? एक तो द्वैत शासन का अंत हुआ था, एंड ऑफ आप बोलोगे कि ड्यूअल गवर्नेंस हुआ था और उसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इजी है बेटा। प्लासी वॉर, ठीक है? 1773 किसका डाउट है यहाँ पे? बेटा मुनरो अभी मैं बताऊंगी, हेक्टर मुनरो कब आए थे, ठीक है? बक्सर के वॉर में आए थे। आ जाओ। एग्जैक्टली अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैम इस तरीके से गवर्नर, बंगाल के गवर्नर में पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? तो आप बोलोगे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और मैम लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? मैम वॉरेन हेस्टिंग, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। क्लियर? तो पहला और आखिरी याद है आप सबको? ठीक है? मैं सक्सेस बैच में भी हूँ, अभी नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा, हूँ मैं पम्मी वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में आपने सबने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींचनी हो तो फोटो खींच लीजिए। हाँ बेटा, इसीलिए इनको आप बोलोगे फांसी हुई थी। मैं बताऊंगी। देखो नीलांशु, वॉरेन हेस्टिंग जब लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे उस दौरान में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1774 से लेकर 1785 तक में, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। पीपीटी है, पीपीटी है, पीपीटी भी है। ठीक है, बट ये मेरा तरीका है तो लाइक ये आपको लिखना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, ऐसे ही याद होगा। ये मिल जाएगा पीडीएफ में, जिनको लिखना है, जो चाहते हैं, बार बार लिखने से याद होती हैं चीजें। ठीक है ऋषभ, आप बोलोगे वो जनरल की तरफ से आए थे। ठीक है अमी घोष, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं जब लिखती हूँ तब साथ में लिखते जाओ। अब आओ, आगे आओ। अब बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल हो गया, अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आएंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आप इनके बारे में क्या लिखोगे मैम? ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्योंकि बंगाल के प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में और डुअल गवर्नेंस के, आपके द्वैत शासन के अंत के बाद में बंगाल में ये यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल और आपके आप बोलोगे जो मिलिट्री हैं, दोनों तरीके के केसेस को समझा रहे थे, सुलटा रहे थे या मैनेज कर रहे थे। तो दैट इज व्हाई दे वर कंसीडर्ड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात आप याद रखोगे तो मैम इतने सारे कैसे याद करेंगे? तो एक कोड है। क्या है कोड? कोड है वॉर को जोश ले जियो तो हस्ती हम भी। क्या करोगे? वॉर को जोश ले जियो तो हस्ती अम्बे। ठीक है, जब आप वॉर को जोश के साथ में जीते हो तो हस्ती हैं अम्बे। तो आपके यहाँ पे आओगे कौन को लेके आओगे? वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, जो हमारे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अभी वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए। को से कौन हो जाएंगे मैम? कॉर्नवालिस हो जाएंगे। ठीक है, जोश से कौन हो जाएंगे? जॉन श्योर हो जाएंगे। जॉन श्योर हो जाएंगे। ले इनके नाम आगे लिखे तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ले से हो जाएंगे वेलेजली। जियो से हो जाएंगे जॉर्ज बर्लो। टो से हो जाएंगे मिंटो फर्स्ट। हस्ती से हो जाएंगे हेस्टिंग्स। एम से हो जाएंगे एम हर्स्ट। एंड बीई से हो जाएंगे बेंटिंग। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? आया? अब इनके क्या लिखेंगे? ईयर्स लिखेंगे ताकि हम लोग को मैम चीजें जो है वो याद रहें। चीजें याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपने बोला मैम वॉरेन हेस्टिंग 1774 से लेके 1785 तक रहा। एंड ये क्या था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ये। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा था। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब क्या करेंगे? कॉर्नवालिस पे आएंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक मैम? 1785 से लेकर के कब तक रहेंगे बताओ, कौन बताएगा?
मैम 1785 से लेके कब तक रहेंगे? मैम 93 तक रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 93 में आपका स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताया था, तो आपने यहाँ पे इनका आंसर लिख लिया। ठीक है, अब आएँगे जॉन शोर, तो आप बोलोगे क्या मैम 1793 में आए थे और ये हाँ, एक्चुअली में ये लोग कलकत्ता में रहे तो अपनी छाप छोड़ के तो जाएँगे ही। वेरी गुड बेटा फीचर 1793 से लेके 1798 वेलेज़ली कब तक रहे? 1798 से लेकर के 1805 तक रहे। जॉर्ज बर्लो 1805 से लेकर के 1807 तक रहे। मिंटो 1807 से लेकर के 1813 तक रहे। ठीक है? हेस्टिंग 1813 से लेकर के 1800 5 से 7, 7 से 13 ठीक है। 1813 से लेके 1823 तक रहे। ये आपके एमहर्स्ट जो थे 1823 से लेकर के 1828 तक रहे और बेंटिंग 1828 से लेकर के 1833 तक रहे। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इतना क्लियर है? हाँ, जयदीप बेटा ये आपको हेल्प करते हैं जब आप लोग इवेंट्स को करते हो। जैसे मैंने अभी बोला परमानेंट सेटलमेंट जो था वो किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था? तो आपको याद है कि मैम 1793 में कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में हमने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया था। फिर आप बोलोगे कि मैम अगर हमारे पास में लाइक जो आपने आपने बात करी होगी किसके बारे में रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में। नहीं बेटा अभी अभी समझो मैं बताऊँगी बेंटिक 33 तक अभी याद रखिए उसके बाद में मैं बताऊँगी। ठीक है? तो अभी 1828 से 1833 तक ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पे रहे हैं। कैसे रहे हैं? ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पे रहे हैं। लास्ट गवर्नर नमस्ते आयुष जनरल ऑफ बंगाल के तौर पे रहे हैं। ठीक है? अब क्या है? सच में? लास्ट वाला बेटा बेंटिंक है 1828 से लेके 1833 विधु। ठीक है? बेंटिक है ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। एम हर्स्ट जो है वो 1823 से लेके 28 तक रहे हैं अमी घोष। एम हर्स्ट H-E-R-S-T हर्स्ट। ठीक है? तो ये हो गए गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आएँगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1857 की क्रांति नहीं हुई है ना, तो अभी हमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी पढ़ने हैं। वाइसराय ऑफ इंडिया जो है वो हम 1857 की क्रांति के बाद में 1858 के बाद से पढ़ेंगे। 3 में क्या है 1, 2, 3 बेटा जॉन शोर J-O-H-N जॉन S-H-O-R-E जॉन शोर। ठीक है? हाँ, अभी तो कंपनी का ही रूल चल रहा है, अभी आपका ब्रिटिश रूल जब आ जाएगा, तब आप लोग बोलोगे कि अभी आप बोलोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्राउन का रूल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ। चलिए, अब कौन आएँगे हमारे पास में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लिखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैम इनके पास में बंगाल के साथ-साथ में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज़ के भी अधिकार आ गए थे। तो इसमें हमने बोला था वॉर को जोश लो, जियो तो हस्ती अम्बे और यहाँ पे हम बोलेंगे कि बहादुर बहादुर, मुगल, अकबर एक हमदर्द, डकैत था। ठीक है, था से कुछ नहीं है इसलिए हिंदी में है। तो बहादुर के बी से कौन हो जाएगा मैम? बेंटिंक हो जाएँगे। ठीक है, एम से कौन हो जाएँगे मैम? मेटकाफ हो जाएँगे। मैं दूसरी साइड लिख दे रही हूँ एम से, लाइन अंडरलाइन कर दे रही हूँ। मेटकाफ, मेटकाफ। ए से कौन हो जाएँगे मैम? ऑकलैंड हो जाएँगे। ई से कौन हो जाएँगे? मैम ई से हो जाएँगे एलन बरो, एलन बरो B-O-R-O-U-G-H। ठीक है, एच से कौन हो जाएँगे मैम? हर्डिंग हो जाएँगे, हर्डिंग फर्स्ट। डी से कौन हो जाएँगे मैम? डलहौजी हो जाएँगे। ठीक है और सी से कौन हो जाएँगे मैम? कैनिंग हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? कैनिंग हो जाएँगे। तो आपने सबके नाम लिख लिए, अब ईयर भी लिखते हैं। मैम हमने 1833 से खत्म किया था। 1833 से लेके 1835 तक जो बेंटिंक थे, वो रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन कर के। ठीक है? हाँ बेटा, फर्स्ट दिल्ली दरबार किस वर्ष में लगाया गया था रुक्मणी? 1800 एंड बताइए फटाफट से, जल्दी से बताओ। 1835 से लेकर 1836 तक आपके मेटकाफ रहे। ऑकलैंड की बात करूँगी, किसी को पता है ईयर? क्यों भई? मैम 1836 से लेकर 1842 तक रहे। 1-2 बार नहीं मल्टीपल टाइम्स जब आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब मैम 1842 से एलन बरो स्टार्ट हुए हैं आपके एंड ये 44 तक रहेंगे। मैम हार्डिंग जो है वो 1844 से लेकर के कब तक रहेंगे मैम? 1846 तक रहेंगे कि 8 तक रहेंगे? जल्दी से बताओ। 1846 तक रहेंगे, 1848 तक रहेंगे? मैम 8 तक रहेंगे क्योंकि डेलहौजी जो है उन्होंने 1848 में 1448 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था। तो 1848 से लेकर के ये कब तक रहेंगे मैम? 1856 तक रहेंगे। ठीक है और इनके आने के बाद में 1857 से यानी कि 1856 से लेकर के आपके स्टार्ट हो जाते हैं 1862 तक कैनिंग 1862 तक 1862 तक रहेंगे कैनिंग। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, याद करना मुश्किल है। नहीं इंपॉर्टेंट भी है, याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी आपने सिर्फ़ इनकी ईयर्स पढ़े हैं, जब आप इनके काम पढ़ोगे तो आपको इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो मैं बताती जाऊँगी ना, तो आपको हेल्प मिल जाएगी बेटा उससे।
ईज़ी है, कुछ कठिन नहीं है ना? तो यहाँ तक आपने क्या देखा मैम 1862 तक रहेंगे ये, 1857 की क्रांति हो गई थी इसीलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लेके आया था जिसमें बोला गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वुड बी कॉल्ड एज़ द वाइसराय ऑफ इंडिया। अभी वो वाइसराय करेंगे। इयर्स में प्रॉब्लम इसलिए होती है चिरंतन क्योंकि हम लोग मल्टीपल टाइम्स लिखते नहीं है। ठीक है? हाँ, एक बार आपको ईयर्स याद हो गया तो अब आप लोग कर लोगे। ठीक है नीलांशु? तो आप बोलोगे कि मैम बेंटिंग कौन थे? मैम ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है? हू वाज़ ही? ही वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड कैनिंग वाज़ लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ कंट्री। ठीक है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है? मैम एक बार याद किया बट अब ट्रिक से याद हो गए। हाँ, मतलब अब ट्रिक आराम से करो मुझे आज तक मैंने इनको कभी याद नहीं किया, मैं ऐसे ही आँख बंद करती हूँ तो लिखती चली जाती हूँ ट्रिक की वज़ह से। ट्रिक ने बहुत हेल्प करी मुझे। अब ठीक है? अब पढ़ाई करें स्टार्ट आगे का करें सबको? बेटा डी से डलहौजी है, डलहौज़ी। ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पे वही चीज़ें बोली गई हैं। क्या बोला गया? बोला गया कि स्टार्टिंग जो थी आपके भारत में ब्रिटिश रूल की वो कैसे स्टार्ट हुई उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग कुछ आपकी बेटा इस तरीके से स्टार्ट हुई कि 1857 नहीं 1757 की क्रांति हो चुकी थी। अब आप खुद सोचो प्लासी का वॉर 1757 एंड 1857 का वॉर 1857 इन दोनों के बीच में गैप था 100 इयर्स का। इस 100 इयर्स में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जाने क्या नहीं ही किया। उनके पास में अधिकार आ चुके थे, उनके पास में क्षेत्र आ चुके थे। प्रारंभ में उन्होंने आपका जो सिर्फ बंगाल था उसको लूटा। फिर धीरे-धीरे इन्होंने बंगाल से अपना शासन जो था उसको स्टार्ट करके इन्होंने भारत के हर एक क्षेत्र में उसको स्प्रेड किया। जब मैं आपसे बोलती हूँ कि मैम 1857 की क्रांति हुई तो उसके पीछे के कारण थे हमारे कौन से पॉलिटिकल रीज़न थे, रिलीजियस रीज़न थे। उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आई थिंक 1 मिनट रुकिएगा बेटा। जब हम लोग कल वाली क्लास पढ़ेंगे तो हम उसमें ब्रिटिश रूल आपका आफ्टर 1857 है। चलो आफ्टर 1857 के पहले हम लोग क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति से उसको पढ़ लेंगे फिर हम आफ्टर 1857 में पहुंचेंगे ठीक है तो प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने भारत में जो भी अपने एरिया था उसके अपना शासन अपने हाथ में ले लिया अब धीरे धीरे करके एक ही इंसान को तो हम क्योंकि देखो एक बात बताऊं आपको एक सुनना शायद ये आप लोगों को पता होगा आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था पता है किसी को नीलांशु काफी हद तक कोशिश करूंगी सुप्रीम कोर्ट सेंट्रलाइजेशन नहीं कारण क्या था कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है बहुत अजीब सा मौसम यस ऋषभ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो टू हैव कंप्लीट पावर अंडर वन ब्रिटिश रूल रिकॉल नहीं हो रहा है अच्छा राहुल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया वेरी गुड ऋषभ करप्शन की वजह से ठीक है रैयतवाड़ी व्यवस्था की वजह से कंपनी करप्ट हो गई थी वेरी गुड बेटा दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू हियर सो देखो अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करती हूँ तो मैंने ये बोला था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली दी थी क्या दी थी मोनोपोली दी थी एकाधिकार दिया था ऐसा थोड़ी है जैसे मैं बोलूं इंडिया में हूँ इंडिया में हमारे पास में मान लीजिए कि एबीसी कंपनी है फिर हमारे पास में बीसीडी कंपनी है हमारे पास में सीडीई कंपनी है इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी कंपनी है तो आउट ऑफ ऑल दीज कंपनी सबके पास में फ्यूल था सबके पास में जहाज थे सबके पास में सब लोग स्पाइस का ही ट्रेड करते थे लेकिन उनमें से हमने अपॉर्चुनिटी दी सिर्फ किसको आपकी एबीसी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई तो इनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था कि देखिए आप जा रहे हैं लेकिन जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे आप वहां से जो भी आपकी इनकम होगी ना उस इनकम का सर्टेन परसेंट आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे एट दैट टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है सर आप हमें बस मौका दीजिए हम मौके का फायदा उठाएंगे और हम भारत में जाकर के ट्रेड करेंगे तो इनको सिर्फ एकाधिकार इनको मोनोपोली दी गई थी और किसी भी ब्रिटिश कंपनी को भारत में आने की अनुमति नहीं दी गई थी इनको एकाधिकार मिल गया जैसे इनको एकाधिकार मिला जैसे इन्होंने बंगाल पे शासन किया इनके दिमाग हो गए थे खराब इन्होंने बंगाल के जो भी नवाब थे उनसे बहुत सारा ये लोग गिफ्ट की डिमांड करते थे कि हमें गिफ्ट दो हमें गिफ्ट दो मतलब बहुत जिद्दी वाली गंदी वाली गर्लफ्रेंड बन गए थे ये लोग तो गिफ्ट के लिए आपसे रिलेशनशिप में थे तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया गिफ्ट की बहुत सारी डिमांड करी जिसकी वजह से ये लोग क्या हो गए बेटा बहुत ज्यादा लालची हो गए बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गए अब ये क्या करते थे अब ये पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाते ही नहीं थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में पैसा ही नहीं जाता था ब्रिटिश ब्रिटिश की गवर्नमेंट के बारे में मैं अगर बात करूं तो उन्होंने उस वक्त में विश्व के करीबन 72 देशों में अपनी कॉलोनीज अपने उपनिवेशों को स्थापित करके रखा हुआ था तो क्योंकि उन्होंने अपने उपनिवेश जो थे वहां पे स्थापित करके रखे हुए थे तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भारत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है हमें कितना प्रॉफिट दे रही है बट प्रॉब्लम तब आई जब आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दिन क्या किया एक पत्र लिखा एक लेटर लिखा और बोला कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज मत होना कि तुम मेरी जिंदगी हो क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो तो मेरे ऊपर जो मुझे आपको टैक्स देने उसको प्लीज माफी दे दो माफ कर दो हम टैक्स नहीं देंगे ठीक है ठीक है हाँ बेटा बिल्कुल चेतन तो इन्होंने टैक्स के लिए माफी मांगी ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला चलो ठीक है अभी आप टैक्स मांग की माफी मांग रहे हो हम आपको दे देते हैं लेकिन अति तो तब हो गई जब इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आपका लोन था 10 लाख पाउंड का
आप सोचो, इन्होंने 10 लाख पाउंड का लोन माँग लिया। जब इन्होंने लोन माँगा तब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो सख्ते-वख्ते में आ गई, कहती ये क्या नाटक चल रहा है? ये भारत में जाते हैं, स्पाइस यहाँ पे इनको मिलती है, ये ट्रेड करते हैं, इनको प्रॉफिट होता है। उसके बाद भी हमें टैक्स की माफ़ी माँग रहे हैं, चलो ठीक है टैक्स थोड़ा बहुत देना था हमने इग्नोर कर दिया, बट अब हमसे लोन माँग रहे हो? तुम्हारी इतनी मतलब तुम मुझसे लोन माँग रहे हो? जब ये वाली बात हुई ना, है ना? जब ये वाली बात हुई तो इन्होंने बोला ऐसे काम ना चलेगा, ना ऐसे काम नहीं चलेगा। तब इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया जिसके तहत बोला गया कि हम क्या करेंगे, भारत में काम करने वाली ब्रिटिश कंपनी की हर एक अधिकारी के ऊपर नज़र रखेंगे, निगाह रखेंगे, तब आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो आपने बोला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, तो वो जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, उसमें एलिजा एम्परे हमारे पहले क्या थे चीफ जस्टिस थे एंड वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कार्रवाइयाँ थी, उनका जो चाल-चलन था कि कहीं ये बहुत ज़्यादा लालची तो नहीं हो रहे, करप्ट तो नहीं हो रहे, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है? समझ में आया? उनके पास में इनकम टैक्स वाले भी नहीं थे। इनको कोई रोकने वाला खुले सांड की तरह घूम रहे थे राहुल। इनको कोई रोकने-वोकने वाला था नहीं, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर क्या लगी करी लगाम लगाई। हाँ, इसीलिए इनके ऊपर से मोनोपोली हटाई गई थी। तो ये बेटा आपके कारण थे। अब कारण आए, तो एक के बाद में एक चेंज होते रहे। जैसे कि मैं आपसे बोलूँगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे सीधे बात करूँ क्योंकि गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, तो हमारे पास में कौन थे? मैम सबसे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग। 1772 में जब द्वैत शासन अंत हुआ, उसके बाद से 1774 तक ये गवर्नर जनरल के तरीके से रहे। 1774 से लेके 1786 तक ये आपके 85-86 आप बोलोगे तो वो सही है, वो बहुत मंथ्स का माइनर अंतर है, उसमें आप परेशान मत होइएगा। तो 1786 तक जब तक के लिए हमारे पास में लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं आ गए, तब तक ये बने रहे, पहली चीज़। इनके वक़्त में 1772 में द्वैत शासन का अंत हुआ, याद करा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? आप बोलोगे मैम वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। सॉरी गौरव, मैं इसको हिंदी में ले आऊँगी। मुझे लगा था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, मैं इसको फिर हिंदी में देती हूँ आपको। मैंने जल्दी-जल्दी में देखा नहीं, द्वैत शासन का अंत हुआ था बेटा। ठीक है, मैं इसको कल हिंदी में भी देख के दे दूँगी। मेरे पास पीपीटी हिंदी वाली भी रखी हुई है, गलत पीपीटी आ गई है। फिर 1781 आया, इन्होंने बोला क्या बेटा मद्रास में मदरसा की स्थापना हुई। मद्रास में मदरसा की स्थापना करी इन्होंने। द्वैत शासन किसने लगाया था? बेटा द्वैत शासन किसी ने लगाया नहीं था ऋषभ। आपको बता दूँ कि भारत में जब 1757 का प्लासी वॉर हुआ और 1764 का आपका बक्सर का वॉर हुआ, तो जो ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स के हाथ में आपका सारे जो नवाब थे वो आ गए थे। ये लोग क्या करते थे बैठे-बैठे नवाबों को ऑर्डर देते थे कि तुम जनता से पैसा वसूलो और पैसा वसूलने के वक़्त में नवाब बुरा बनता था कि ये नवाब पैसा वसूल रहा है। काम सारे नवाब करता था, लेकिन जो भी पैसा वसूलने के बाद में जो भी फंड्स आते थे वो सारे जाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुक्म जताती थी शोकेस दुनिया के सामने नवाब होता था और काम आपका नवाब करता था। तो इसीलिए इसको बोला गया द्वैध शासन। 2-2 लोग एक ही जगह में बैठ के शासन कर रहे थे। ठीक है? तो आप लोग को ये याद रखना है। हाँ, प्लासी के बाद से याद हो गया स्टार्ट हो गया था बक्सर क्यों? अगर आप बोलोगे कि हमारे पास में सिराजुद्दौला थे, उनके अंत के बाद में चाहे मीर जाफ़र आए मीर जाफ़र हो, चाहे मीर कासिम हो, इन दोनों को ही इन्होंने आपका लाइक आप बोलोगे कि परेशान किया था। ठीक है? नवाब पपेट बन गए थे प्लासी के बाद से ही। बिल्कुल अभिषेक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सो लॉ एंड ऑर्डर खुद के पास और नवाबों के टैक्सेशन का वर्क। बिल्कुल, बिल्कुल रुक्मणी। मतलब नवाब बस बैठ के सारे काम करता था, ये नवाबों को ऑर्डर देते थे, इसलिए हमने इसको द्वैध शासन बोला। अब क्या हुआ 1772 में इन्होंने द्वैध शासन का अंत कर दिया। बेटा 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, अगर आप 1784 की बात करोगे तो वो इसी के टाइम पीरियड में होता है। ठीक है? अब देखिए हर्ष 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट द यंगर प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसने पिट्स इंडिया एक्ट लाया, फिर धीरे से उसमें उसने अमेंडमेंट कराया। तो हमारा जो प्रचलन था ना कि हम अमेंडमेंट करेंगे वो स्टार्ट हो चुका था। तो पिट इंडिया एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 1786 में। खैर 1781 के बाद में 1784 में आप सभी को पता है जब ये लोग भारत में बैठे तो दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग भई देखो एक सिंपल सी बात है ना, आपको पता है भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? बंगाल में, कलकत्ता 1853 में हुई थी, ठीक है? अब 1853 में ये सारी स्थापना तो तब होगी ना जब हमारे पास में पूरा का पूरा कंट्रोल आएगा। तो कहते हैं क्या कि 1784 में हमारे देश में विलियम जोन्स के द्वारा आप बोलोगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। इस एशियाटिक सोसाइटी का पर्पज़ क्या था कि भारत का जो इतिहास है, भारत की जो हिस्ट्री है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। हम उसको इन इन एन ऑर्डर लिखेंगे, हम उसको ऑर्गनाइज़ सिंक्रोनाइज़ करेंगे, ठीक है? बेटा बंगाल था राहुल। अब वैसे मुझे नहीं पता कि बंगाल की किस गली, किस मोहल्ले में है। ऐसे नहीं पता बंगाल में है राहुल। मैं कभी बंगाल गई नहीं हूँ, ठीक है? चलो, देन आपको बता दूँ कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे, इन्होंने महाराजा थे जिनका नाम था नंद कुमार एंड महाराजा नंद कुमार की वजह से उनकी हत्या उनके ऊपर उन्होंने क्या किया था बेटा आपका ज़बरदस्ती का क्लेम करके उनकी हत्या कर दी थी एंड इसकी वजह से इनको इम्पीचमेंट का महाभियोग का सामना करना पड़ा था। अब आप सुनोगे कि मैम महाभियोग जो है ये जो टर्म है हम लोग यूज़ करते हैं भारत के प्रेसिडेंट के बारे में और जब हम भारत के प्रेसिडेंट के बारे में महाभियोग टर्म को प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो हमने यूएसए से लिया हुआ है। लेकिन उस वक़्त में भी जो महाभियोग का टर्म था वो प्रचलित था। ठीक है? चलो, कलकत्ता ही में तो बोला मैंने ये नहीं बोला कि कलकत्ता में बंगाल में कलकत्ता में किस गली मोहल्ले में नहीं पता है। पराठे वाली गली में कहाँ पे है।
ठीक है मोनिका, ठीक है, आ जाओ बेटा। सी बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ से अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद पहुंचे थे ब्रिटेन और ब्रिटेन में ही 1785 में इनको लगा दिया गया था बट प्रोसेस जो था इनका 86 तक चला था इसलिए 1885 आया 1785 आप बोलो नॉट राहुल 1786 ठीक है नाउ जैसे इनका कार्यकाल खत्म हुआ है इनके नाम पे इनकी जगह पे आ गए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे बिल्कुल चेतन, डेटा मैनिपुलेटेड है, आपके पास में जो इतिहास है इट इज़ नॉट एक्यूरेट आपके पास में जो हिस्ट्री है, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि द वे दे शोकेस्ड आवर हिस्ट्री इट वाज़ वेरी डिस्गस्टिंग आपको बता दूँ कि इन्होंने सीक्वेंस तो बनाया बट भारत में इन्होंने हमेशा से जो आपके पाश्चात्य लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाया, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी खराब थी बट स्टिल हम वही इतिहास लेखन पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है? तो ये याद करना है। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि कभी भी अगर हिस्ट्री आपको बताई जाए या हिस्ट्री आप पढ़ाई करें, तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को सुन करके, समझ करके कभी दंगा-फ़साद करने मत चले जाया करो। क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर छाप है आपके इतिहासकारों की और इतिहासकारों के ऊपर छाप थी उस वक़्त के राजा-महाराजाओं की और उस वक़्त के राजा-महाराजा जो थे उनके ऊपर छाप थी अपने समय की। सुजीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सीजीएल के एस्पिरेंट हो ना सब लोग? सुजीत और राहुल सब लोग? बताइए, बताओ। सीजीएल के हो ना? तो इतनी तो आनी चाहिए। यूपीएससी एंड सीपीओ, सीपीओ के हैं, कोई बात नहीं, सीपीओ के वाले एस्पिरेंट भी, यूपीएससी के वाले एस्पिरेंट भी, मैं उनको ही बोलूँगी कि आप लोग भी इंग्लिश इतना सा आना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है बेटा। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे 1786 है, 1793 है, आप लोगों को हमने क्या बोला था, 4 युद्ध हुए थे, अगर मैं एंग्लो-मैसूर वॉर की बात करूँगी तो 4 युद्ध हुए थे, मैंने आप लोगों को बताया था कौन-कौन से युद्ध हुए थे, मैम पहला 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। फिर दूसरा वो हुआ था 1780 से 1784 के बीच में। तीसरा जो हुआ था वो युद्ध कब से कब तक हुआ था मैम 1790 से 1792 के बीच में। तो 1790 से 92 के बीच में कॉर्नवालिस ही आ गया था। कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में आपका 1793 के या 1792 के दौरान में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी टीपू सुल्तान के साथ में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्योंकि आपने ईयर पढ़े हैं तो आप अपने आराम से कर लोगे इन चीज़ों को। फिर 1793 आया बेटा परमानेंट सेटलमेंट जो था वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है? 1793 में सिविल सर्विसेज़ जो थी वो बेटा इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, इंडिया में स्टार्ट नहीं हुई थी। इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज़ कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी। 1799 में तभी तो बेटा लास्ट वाली आपकी ट्रीटी थी ये वाली, अमीगोश। 3 हुए थे ना हमारे पास में, कि मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि एंड श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम में ही तो उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ठीक है? चलिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत से पहले थे राहुल। हाँ, बिल्कुल, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सबको सबको याद रहती हैं चीज़ें। देन लॉर्ड वेलेज़ली आए थे। लॉर्ड वेलेज़ली की अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा 1793 टू 1785 है। एक बार आगे-पीछे के वक़्त में पीपीटी को करेक्ट करने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। बेटा लॉर्ड वेलेज़ली जो थे इनको हम लोग ने बंगाल टाइगर बोला है। हाँ बेटा, नीलांशु, ठीक है? बेटा आप देखो जब टैगोर जी के बारे में मैं बताऊँगी तो आप लोग उसको सुनना। वैसे आप इनके बारे में बोल सकते हो कि हाँ, ये बड़े भाई थे। ठीक है? देन सो आपसे बोल रहे हैं क्या? क्योंकि नॉर्मली मैं आपको बताऊँ कि सबके रिलेशंस निकलते रहते हैं। है ना? आप लोगों ने एक तो रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर को रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी बोला गया है। जब आपकी तरह मैं तैयारी कर रही थी तो पहले मैं कन्फ्यूज़ रहती थी कि रवीन्द्रनाथ टैगोर अलग हैं, रवीन्द्रनाथ ठाकुर अलग हैं। क्यों? अलग-अलग हैं कि सेम है? रवीन्द्रनाथ टैगोर और रवीन्द्रनाथ ठाकुर सेम है? बोलने का अंतर है। अच्छा रासबिहारी बोस और रासबिहारी घोष एक ही हैं, अलग-अलग हैं? अलग-अलग हैं? वो अलग हैं? चलो ठीक है, चलो ठीक है। आइए, मैंने बताया था। चलिए, सो बंगाल का टाइगर बोला गया था लॉर्ड वेलेज़ली को एंड इन्होंने ही आपका स्टार्ट करी थी बेटा सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था इन लोगों ने एक तरीका अपनाया था आप सभी को जब मैंने बताया था कि कर्नाटक के वॉर हुए थे तो कर्नाटक के वॉर के दौरान में इन्होंने क्या किया था जो हमारे पास में रूलर थे कि हमारे पास में जो मैम मोहम्मद अली थे या हमारे पास में अनवारुद्दीन थे हमारे पास में चांदा साहब थे हमारे पास में जो आपके नासिर जंग मोहम्मद जंग सलाबत जंग या हमारे पास में आपके उनके पिताजी तो निजामुल मुल्क आसफ जब तक खत्म ही हो चुके थे तो ये बेटा ये सब लोग जो थे ना इन लोगों का जब ये लोग साथ देते थे दक्षिण भारत में तो बदले में इनको गिफ्ट के तौर पे गांव यानी कि जमीनें मिलती थी उन जमीनों के ऊपर ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते थे तो यही कैटेगरी जो थी वो इन्होंने स्टार्ट करी। अब इन्होंने जब बंगाल पे अधिकार कर लिया, जब इन्होंने साउथ इंडिया में इस तरीके के कमांड कर लिया, तो अब इन्होंने अपने पैर पसारने स्टार्ट किए थे कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में हमारे पास में बहुत सारे प्लेसेस थे, बहुत सारी जगहें थी जहाँ पे इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को इम्प्लीमेंट कराया था। बेटा रुक्मणी आज तो मेरा ही गला सही नहीं है। नहीं, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सहायक संधि में बता रही हूँ, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, इनका ये कंडीशन था कि भई
अगर हमारे बगल अगल पड़ोस में कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई रियासत है, तो उस राजा के पास में आते थे, कहते थे कि देखिए, आप और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सहायक संधि साइन कर लेते हैं। इस सहायक संधि के तहत अगर कोई भी राजा आपके ऊपर अटैक करेगा, तो हम आपको साथ देंगे, ठीक है? तो हम आपको साथ देंगे, हम आपको लड़ाई करने में सेना प्रोवाइड करेंगे, बट बदले में आपको क्या करना होगा, आपको अपने दरबार में हमारे सैनिकों को रखना होगा और सैनिकों को रखने के साथ-साथ में उनको आपको वेतन देना होगा और हमारी तरफ से एक व्यक्ति जो होगा, वो उनको कमांड करेगा। तो अल्टीमेटली जो उस राजा था, उस राजा का कोई रोल ही नहीं रह जाता था सहायक संधि को करने के बाद में। ठीक है? ठीक है? चलिए, किनके लिए? बेटा नीलांशु नेशनल एंथम मैं बताऊँगी किनके लिए लिखा था। ठीक है? नेशनल एंथम आई विल लेट यू नो कि फॉर व्हॉम ही लाइक डिड। नहीं, नहीं वेलेज़ली के लिए क्यों लिखेंगे नेशनल एंथम? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सारा आपका जिस तरीके से क्या पत्राचार करना है, क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें आपकी डिसाइड करी जाएँगी बाय दी लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो चौथा एंग्लो-मैसूर वॉर था, वो भी इनके टाइम पीरियड में हुआ था। 1800 में इन्होंने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी लंदन में। बेटा जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था और तब लिखा था जब आपका 1911 का दिल्ली दरबार लगा था। अभी की नहीं है, बाद में होगा। ठीक है? चलिए, थर्ड आपका आपका दिल्ली दरबार लगा था तब। नहीं बेटा थर्ड था राहुल। पहला 1877 में था, दूसरा 1907 में 1903 में था एंड फिर तीसरा जो था ये वाला आपका 1911 में था। हाँ, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी इसमें। ठीक है? इतना क्लियर है यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बेटा दिल्ली दरबार में जो आपकी क्वीन होती थी या उस वक़्त में अगर आपके कोई किंग होते थे, तो उनको किंग और क्वीन को इनवाइट किया जाता था और उनको भारत में ला करके क्योंकि भारत उनकी कॉलोनी थी, तो प्रॉपर तरीके से सम्मान देने की व्यवस्था थी। तो सम्मान देने का जो कार्यक्रम था, वो यहाँ पे चलता था। ठीक है? ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। चैट प्राइवेट कर दूँ? क्या लिखा था मतलब अभिषेक मैं समझी नहीं? डैडी को इम्प्रेस करते थे। क्यों क्या लिखा था मैं समझी नहीं सुझी किसने बोला ये? अभिषेक कहाँ पे क्या लिखा था? आप लोग खुद सोचो मेरी नज़रें कितनी जाती होंगी चैट पे। चैट पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। वैसे मैं सबके कमेंट्स देख लेती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं देखती हूँ। मैं जनरली सबके कमेंट्स देखती हूँ। 1 मिनट दीजिएगा बेटा मुझे, 1 मिनट। चलो, ओके। क्या बताऊँ बेटा इन लोगों को मुझे तो कई बार क्या लगता है, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आर जजिंग मी वेदर टीचर नोज़ थिंग्स और नॉट। मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ से शुरू हुई है याद करने वाली। आइए, तो फिर मैं बोलती हूँ कि चलो पूछ रहे हो तो आंसर कर देती हूँ भई, फिर टीचर हूँ तो बता देती हूँ, आता है थोड़ा बहुत तो आता ही है। ठीक है, आ जाओ। देन देखिए, अब क्या हुआ आपका आफ्टर दैट आफ्टर आप बोलोगे लॉर्ड वेलेज़ली हमारे पास में आए जॉर्ज बर्लो। जॉर्ज बर्लो 1815 1805 से 1807 तक आपके भारत में रहे एज़ एन गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके टाइम पीरियड में बेटा वेल्लोर की म्यूटनी हुई थी। अब समझना है इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भारत में इस तरीके से सहायक संधि होने लगी, जब भारत में इस तरीके से आपके जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे वो स्टार्ट होने लगे, तो उस दौरान में भारत की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा बेटा परेशान थी। अभी आपके चल करके जब आप लोगों को पीसेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स मिलेंगे ना, जब इनके ऊपर थोप करके ज़बरदस्ती इनसे चीज़ों का प्रोटेक्शन करवाया जाएगा, जब आपको पता चलेगा, तो भारत में बेटा जो आक्रोश की भावना है वो आएगी। आपको बता दूँ कि ये तो आप लोगों के सिर्फ वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को बुक्स में मिलते हैं, बट जो स्थिति थी, जो सिचुएशन थी दैट वाज़ वेरी मच आप बोलोगे बहुत बुरी थी। आप सेना रख रहे हो, सेना में आप एक एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, सारे जो आपके रूलर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ब्रिटेन से आ रहे हैं ना। ब्रिटेन से आप आ रहे हो तो ब्रिटेन से पूरी आबादी तो लेके नहीं आ जाओगे कि पूरी पॉपुलेशन आ जाओगे। आप ब्रिटेन से आए कितने मुट्ठी भर और ये मुट्ठी भर आकर के इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया हमारे ऊपर और हमारे ही सैनिकों को ये क्या करते थे बेटा बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते थे। उनको उनके रंग के बारे में बोल करके बहुत ज़्यादा शोषित करते थे। मैं ही बता रही हूँ अमित, इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। ठीक है? ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बता दूँ कि इन लोगों को अपना स्लेव बनाया, इनको ह्यूमिलिएट करते थे, रंग-भेद बोलते थे, इनको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलता था। ये हमेशा ज़िंदगी भर सैनिक ही रह जाते थे, बहुत गंदा व्यवहार बर्ताव होता था। तो इन सब चीज़ों के वक़्त में ही इसको देखने ही के इसी की वज़ह से 1806 में मद्रास के वेल्लोर में जो आपके लाइक सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, उन लोगों ने इनके अगेंस्ट में आपका एक रिवॉल्ट जो था वो स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है? इसकी वजह से ही इसको हम लोग हिस्ट्री में याद रखते हैं, आपकी वेल्लोर की म्यूटिनी। अब ये आपका सैनिक वर्ग का था, सिपाही वर्ग का था और ये ऐसा पहली बार नहीं था। सैनिक वर्ग के अलावा आप बोलोगे हमारे पास में और भी इवेंट्स हुए हैं क्योंकि अगर आप लोग 1857 की क्रांति देखते हो, उसमें भी सैनिक का या सेना का विरोध था, विद्रोह था। ठीक है? अगर आप लोग देखते हो सिपाही विद्रोह के बारे में या आप बोलते हो 1857 की क्रांति में या आप बात करते हो वेल्लोर म्यूटिनी की, तो एवरीवन वाज़ वेरी मच लाइक आप बोलोगे बहुत परेशान थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी कार्रवाइयों से, वेतन भी नहीं मिलता था, रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, सबसे बड़ी बात है इंसान की जान जाती थी, उसके बाद में भी उनको सम्मान नहीं मिलता था। खैर, आफ्टर हिम हमारे पास में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आए। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से लेके 1813 के दौरान में रहे। अब इस दौरान में क्या होगा? मैम इस दौरान में हमारा 1830 का चार्टर एक्ट आएगा। तो आपको पता था ना कि मैम इन लोगों को मोनोपोली मिली थी और इनकी जो हरकतें थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। तो इनकी बदलती हुई, बिगड़ती हुई हरकतों को ध्यान में रखते हुए इनके ब्रिटिश सरकार को दिए गए या कम दिए गए टैक्सेस के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी मोनोपोली भारत में क्या करने लगी, धीरे-धीरे समाप्त करी गई। स्टार्टिंग में इसको समाप्त किया गया था सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के लोकल ट्रेड के लिए बट इसको छोड़ दिया गया था क्योंकि चाइना के साथ में जो हमारा फॉरेन पॉलिसी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती थी। हम लोग जो टी की यानी कि चाय की आपकी जो ट्रेड करते थे, जो आपका बिज़नेस करते थे, वो उसमें वो लोग बहुत अच्छे थे। तो इन दोनों टॉपिक्स को छोड़ करके बाकी जितने भी क्षेत्रों में आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली छीन ली गई थी। अब ब्रिटेन से कोई भी अपनी कंडीशंस पे भारत आकर के अपना व्यापार कर सकता था। ठीक है? तो ये इनका जो एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो भारत में समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट है याद रखना। याद कर लोगे सब लोग? याद कर लोगे? ठीक है? देन आफ्टर हिम हमारे पास में आए लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक आपका भारत में शासक रहा। इनके टाइम पीरियड में 1850 15 से 1816 में सबसे पहली बार हुआ था एंग्लो नेपाल वॉर, जिसके तहत हमारे पास में एक संधि हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं सागौली की संधि। कौन-सी बोलते हैं? सागौली की संधि। तो सागौली की संधि आपसे किस वर्ष में पूछी हुई थी वो पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1816 में हुई थी। 1916 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 1816 मैंने कर दिया, बाकी मैं जब कल आऊँगी तो आपको करेक्ट करके दे दूँगी। तो आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आज भी जाते हो, अगर आप उत्तराखंड में जाते हो बेटा, उत्तराखंड वैसे तो अगर आप लोग वर्तमान की हिस्ट्री समझे या वर्तमान की पॉलिटिकल इंडिया के स्टेट्स का सिचुएशन समझे, तो उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश से सेपरेट हो चुका था, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण था। इसको समझ लो क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। अब अगर आप उत्तराखंड में जाओगे तो बेटा गढ़वाल जो है, जो कुमायूँ है, ये आपको उत्तराखंड में ही रीजन्स इन्वॉल्व मिलेंगे और उत्तराखंड जो है वो आपकी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ में। उत्तर प्रदेश भी करता है। उत्तर प्रदेश के ही पहाड़ी क्षेत्र को काट के हमने 2000 में उत्तराखंड बनाया था। तो गढ़वाल और कुमायूँ की जो आपके क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे। इसकी वजह से ये आज हमारे क्षेत्र में है। अदरवाइज़ ये हमारे क्षेत्र में नहीं होते। तो इनकी ये रेजिमेंट्स भी बनी हुई हैं, पता है आप लोगों को? 1816 में ही सागौली की संधि हुई थी। तो भारत में अगर आप बोलोगे गढ़वाल रेजिमेंट या बोलोगे कुमायूँ रेजिमेंट तो वो बनाई गई हैं। ठीक है? तो सागौली की संधि हुई थी, नेपाल को भी कवर करना चाहते थे। इनफैक्ट दे वर वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर द अफगानिस्तान एज़ वेल। अफगानिस्तान के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि वो अपना अधिकार कर लें। बट अफगानिस्तान में ये अपना काम नहीं कर पाए। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, गोरखों के बीच में हुई थी। अरे वाह! नीलांशु। देन 1820 में हमारी रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो था वो स्टार्ट हो चुका था। अब एक बात सोचो बेटा, एक सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है कि हमारे पास में बंगाल में स्टार्ट करी गई आपकी परमानेंट सेटलमेंट मद्रास में और मद्रास के साथ-साथ में बॉम्बे में स्टार्ट करी गई आपकी रैयतवाड़ी सेटलमेंट। इन दोनों सेटलमेंट में वो किसान जो अभी तक एक सिंपल सी बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि भारत का फार्मर पहली बार टैक्स दे रहा था। इसके पहले जब भारत में मुगल्स ने शासन किया या अगर इसके पहले हमारे पास में दिल्ली सल्तनत थी, तो घड़ी-कर और चढ़ी-कर तो तब भी लगता था बेटा। अगर मैं आपसे बोलूँ मुगल्स के बारे में बात करूँ तो मुगल्स ने भी टैक्सेस लगाए थे। ये तो पहली कोई बार नहीं था ना कि जब हम लोग भारत के फार्मर्स के ऊपर टैक्सेस लगा रहे थे। ठीक है? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। बेटा नेपाल अलग पहले से ही अलग था हिमा राहुल। नेपाल कभी भी हमारे साथ में नहीं था। ठीक है? तो फिर ऐसा क्या हुआ जो हमारे भारत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी लोगों को? क्या आप बोलते हो ना कि मैम 1820 में रैयतवाड़ी सेटलमेंट स्टार्ट किया गया, क्यों इतनी प्रॉब्लम होने लगी? जब टैक्सेस तो हम हमेशा से देते चले आ रहे थे, ऐसा क्या कर दिया था इन लोगों ने? मुगल्स अपने सिटीज़न्स का ख़्याल रखते थे, हमेशा आज़ाद थे लोग। मैम वो तो ब्रिटिश को ही नहीं थी ना, अत्याचार। देखो एक सिंपल सी बात है, आप टैक्सेस लीजिए वी आर ओके, बट इन लोगों ने टैक्सेस के साथ-साथ में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बदलने का प्रयास किया। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि अगर मैं बात करूँ मुगल्स की तो उन्होंने प्लंडर किया या आप बोलोगे मुगल्स क्या अगर आप लोग बोलोगे स्टार्टिंग में जो आने वाले जितने भी आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे यहाँ लूट-पाट करी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की तो इन्होंने एक तो अनड्यू इन्फ्लुएंस स्टार्ट किया देन दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग अस क्योंकि भारत जो था वो बेटा पक चुका था। पहले भारत में जो आपके हिंदू थे, वो हिंदू आपके मुगल एम्पायर में आपके कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आपके ट्रांसफॉर्म हुए इंटू इस्लामिक फॉर्म। उसके बाद में आपके जब ब्रिटिशर्स आए तो ये आपका क्रिश्चियनिटी जो थी या जो आपका ईसाई धर्म था उसमें अपने आप में लोगों को मिलाने की कोशिश करते रहते थे। आए दिन जलील करते रहते थे। तो उसके बाद में टैक्सेस भी आप ज़्यादा लगा रहे हो, तो लोग भड़क गए थे इनके विरोध में, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई थी।
आज भी देना पड़ रहा है ऋषभ। क्या हमारे हिंदू धर्म की कोई इज़्ज़त नहीं थी? इन इन टॉपिक्स को हम लोग को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। भड़काऊ टॉपिक होते हैं, मैं शांत नहीं करा पाऊँगी, मेरा गला खराब है, ठीक है? चलो, सभी धर्मों की अपनी-अपनी अलग-अलग जगह है, उसमें नो नीड टू आर्ग्यू, ठीक है? ख़ैर, इधर देखिए, तो एशियाटिक सोसाइटी भी इसीलिए बनाई थी, ठीक है? आप लोगों को ये याद रखना है चेतन। बिल्कुल, तो आपको बता दूँ कि 1820 के बाद में आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट होने के बाद में हमारे पास में आप बोल सकते हो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके नए वाइसराय या आप बोलोगे नए गवर्नर जनरल बनकर के आए और 1833 में हमारे पास में आया था कौन-सा एक्ट? चार्टर एक्ट। कौन-सा एक्ट आया था? चार्टर एक्ट आया था, ठीक है? हाँ, आप लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तुम लोग क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद सरकारी नौकरी को गलत बोलते हो? जितनी भी क कितने लोगों ने अपने आप से खंभे लगवाए हैं घर के पास में? ये बताओ। जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं, कितने लोगों ने खुद लगवाए हैं? सिस्टम से कोई चीज़ आती है? कितने लोगों ने सीवेज बनवाए हैं अपने आप से? बताओ। कितने लोगों ने मतलब अपने एरिया में फॉग करवाते हो कि मच्छर-मक्खी हो गए हैं? कितने लोग हो जो आपका प्रॉपर गाँव को शहर से कनेक्ट करवाते हो? अगर सरकार आपसे टैक्स लेती है, तो सरकार टैक्स सही लेती है। इम्प्रूवमेंट के लिए सब लोग अगर थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है बेटा, ठीक है ना? सब कुछ करना चाहिए, हाँ, बट नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि कहाँ पे करप्शन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ख़ैर, आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो आपके उसके उनके बाद में आए। 1828 से 1835 तक इनका टाइम पीरियड रहा, इनके टाइम पीरियड में चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के तहत ही बोला गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी कॉल्ड एज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, इन्हीं के टाइम पीरियड में अब देखो बेटा, हम लोग जब रेनेसाँ पढ़ते तो मैं बोलती हूँ कि 1858 से पहले का आप बोलोगे धर्म सुधार, ठीक है? या बोलोगे आपका पुनर्जागरण, 1858 के पहले का पुनर्जागरण, ठीक है? और जागरण और ऐसे लिखते हैं ना, जागरण कैसे लिखते हैं? हाँ, ऐसे और उसके बाद में आपका पुनर्जागरण 1858 के बाद में। तो 1829 के बाद में बात करोगे तो आपको पता होगा कि मैम राजा राम मोहन राय आए थे। 1809 में इन्होंने प्रीसेस ऑफ जीसस लिखी थी। मैम 1800 आप बोलोगे 17 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी डेविड हायर के साथ में मिल करके। मैम 1828 में इन्होंने आपकी क्या करी थी? इन्होंने आपका आप ब्रह्म सभा जो थी उसका आयोजन किया था। फिर 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ में मिल करके जो सती प्रथा है, उसके ऊपर इन्होंने अंत्य किया था। अब एक बात सुनो, राजा राम मोहन राय जो थे या इनको हम बोलते हैं राम मोहन राय, इनको अकबर सेकंड के द्वारा कहाँ पे भेजा गया था बेटा? अकबर सेकंड के द्वारा इनको लंदन भेजा गया था कि वहाँ पे देख के आइए। जब ये वहाँ पे गए, तो उन्होंने देखा कि विदेशी आप बोलोगे पाश्चात्य जो सभ्यता है, उसमें महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं। तो इसीलिए महिलाओं को अधिकार दिलाने के पर्पज़ से इन्होंने भारत में विलियम बेंटिक के साथ साथ दिया था, सपोर्ट किया था सती प्रथा का एंटी सती लॉ को लाने के लिए। ठीक है? ठीक है? चलो। आ जाइए एग्जैक्टली ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द वेस्टर्न एजुकेशन दैट इज व्हाई हम लोग बोलते हैं कि भाई इसके बाद से आपके भारत के जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग था उसने बोलना स्टार्ट किया था अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट किया था इनको नहीं पता था कि भारत के यही बुद्धिजीवी जो आज आपका साथ दे रहे हैं वो आगे चल करके आपके विद्रोह में आवाज भी उठाएंगे इन्होंने आवाज भी उठाई थी 1833 में जो चाय का और आपका ट्रेड करने का जो मोनोपोली थी विद चाइना वो भी हमारे साथ में क्या कर दी गई ब्रिटिश ने कंपनी ने एंड कर दी 1835 में आपको बता दूं कि मैकॉले मिनट आया था मैकॉले आपको पता होगा लॉर्ड मैकॉले आए थे एंड उन्होंने अपने प्रोविजंस दिए थे ही गेव लाइक कि अभी क्या है कि भारत में अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो मैं बोल रही हूँ कि मुट्ठी भर लोग आए मुट्ठी भर लोग जो कि इंग्लिश बोलते हैं भारत में तो इसके पहले कभी कोई इंग्लिश बोली नहीं गई भारत में जो अगर हम लोग अपनी भाषाओं की बात करते तो या तो फिर हमारे पास में हिंदी थी भाई क्योंकि मुगल थे तो हमारे पास में फारसी भाषा का प्रयोग होता था ठीक है तो और उर्दू भी अगर आप लोग बोलते तो उर्दू का भी विकास बहुत बाद में हुआ है बहुत अंतिम अवस्था में हुआ है जब आप लैंग्वेजेस का भाषाओं के विकास की बात करोगे ना जो लोग हिंदी साहित्य से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से बेटा इंटर रिलेटेड है इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप इनके विकास के बारे में पढ़ लोगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कब आए रामधारी सिंह दिनकर कब आए ठीक है इन सब के बारे में आप पढ़ोगे सो इंग्लिश मैन जो थे दे वर नॉट अवेयर अबाउट द हिंदी लैंग्वेज और द फारसी लैंग्वेज तो उस वक्त में बेटा भारत के वो लोग जो ब्रिटेन में जाते थे या लंदन में जाते थे वहां से पढ़ाई करके आते थे इनको थोड़ा बहुत आइडिया थोड़ा बहुत अनुभव थोड़ा बहुत अनुमान होता था जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं बहुत सारे ऐसी रईस फैमिली हैं जो उस वक़्त भी दिखती हैं, उस वक़्त भी दिखती थी। तो वो लोग बेटा जाते थे। अब ये इंग्लिश जो थे इन्होंने बोला कि अगर ये ऑर्डर दे रहे हैं कोई चीज़, तो पहले तो इनको अपने ऑर्डर को कन्वे करने में बड़ी समस्या होती थी, ऑर्डर नहीं दे पाते थे। तो जब मैकॉले आए तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं कि जो हमारा मेथड ऑफ स्टडीज़ है ना? इट शुड बी ऑफ हिंदी की जगह में इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या किया था इंग्लिश मॉडल ऑफ लैंग्वेज को स्टार्ट किया था हायर एजुकेशन के लिए और आपको बता दूँ कि भारत में हायर एजुकेशन का पर्पस ही नहीं था। मैं इट इट विल बी यू कैन से पर्सनल डिटेल अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी। बट आपको बता दूँ कि बेटा मेरी दादी जो है मे थी मेरी दादी
तो लाइक उनका 2008 में निधन हुआ था एंड 78-79 की थी जब मेरी दादी एक्सपायर हुई, 2008 के दौरान में। तो इन 1947 के रिवॉल्ट के दौरान में वो प्रेज़ेंट थी, वो थी उस वक़्त में 2 साल की थी, दादी बताती थी। तो उन्होंने कभी भी बेटा बुकिश ये जो स्कूलों और कॉलेजों वाली शिक्षा होती थी, वो उन्होंने नहीं लेके रखी थी, बट उनको क्या चीज़ नहीं पता थी, उनको हर एक भाषा का ज्ञान था, बहुत सारी लैंग्वेजेज़ का ज्ञान था, सारी चीज़ें उनको पढ़ी थी। उन्होंने जितने भी धर्म संकल्प थे, उन सभी चीज़ों को पढ़ाई करके रखा था। तिहाड़ में जेलर थी मेरी दादी, तो खुफिया विभाग में थी मेरी दादी। तो उस वक़्त में आप बोल सकते हो कि ये वाली सारी चीज़ें जब होती हैं, हाँ, सच में वो बताती कि वो घुसपैठिया बन करके पकड़ती थी लोगों को। तो मेरी दादी ने ये सारे काम किए, तो वो कट्टर कांग्रेसी थी। उनको जवाहरलाल नेहरू और लता मंगेशकर ने जॉब दिलवाई थी, तो वो बहुत मानती थी कांग्रेस को। तो बेटा उनके वक़्त में उनको इंग्लिश नहीं आती थी, बट उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। तो उस वक़्त में जब ये आपका इंग्लिश मॉडल ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट किया गया था मैकॉले के वक़्त में, तो भारत के उस वक़्त के जैसे मेरे नाना जी एयर फोर्स में थे, तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। आप लोग आज हम लोग सब लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो हमने अपनी पढ़ाई पे ज़ोर डालना बंद कर दिया। एक और चीज़ आपको बताऊँ क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, देखो, आज आप लोग बोलते हो कि मैम इंग्लिश हमें आनी चाहिए, इनफैक्ट मैं भी बोलती हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कैसे हो चुके हैं, हम लोग ग्लोबल हो चुके हैं, हम लोग ग्लोबलाइज़ हो चुके हैं। ठीक है? हम लोग क्या हैं? हम लोग ग्लोबलाइज़्ड हैं। ठीक है? बेटा वो घर में ही पढ़ती रहती थी। मथुरा का प्लेटफ़ॉर्म जो आज का रेलवे प्लेटफ़ॉर्म बना है, वो पूरा हमारा था। बट दादी के पापा जल्दी एक्सपायर हो गए, तीनों बच्चे छोटे-छोटे थे, बहुत यंग थे। तो दादी की शादी 9 साल में करा करके चले गए थे। तो किसी को पता ही नहीं है, गर सरकार ने भारत सरकार ने मथुरा का रेलवे स्टेशन अलॉट किया हमारा। खैर सो वी आर ग्लोबलाइज्ड एट प्रेजेंट, तो हमें जब कभी भी ट्रेड करना होता है ना, तो ट्रेड करने के लिए लैंग्वेज जो होती थी वो हमारे लिए बहुत बैरियर होता था। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी थे, वो भी पढ़ाई करने के लिए गए बाहर। अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा आपका अपना प्रेफरेंस दिया। उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें करना चाहिए। तो इन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ में इंग्लिश बहुत जरूरी है, बट क्योंकि भारत ने उस वक्त में जब हम लोग स्थापित हुए, तो हम ब्रिटिशर से इतने खफा थे, इतने नाराज थे कि हम लोगों ने इंग्लिश के ऊपर इतना ज्यादा प्रचलन, हमने इतना प्रभाव दिया नहीं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इतनी ज़्यादा मजबूत इंग्लिश नहीं थी, अंग्रेज़ी नहीं थी लोगों की, लेकिन जो लोग ब्रिटिश टाइम पीरियड में रूल में रहे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी बेटा। उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। बेटा मैं क्या बोलूँ, हमारा खुद का घर है, उनकी प्रॉपर्टी के कागज़-आगज़ तो पता नहीं है, हवेली बनी हुई है वहाँ पे। नहीं, नहीं, ठीक है। एक और थी, उनकी 3 साल में शादी हो गई थी, 7 साल में वो विधवा हो गई थी, बाल विधवा थी वो। ख़ैर, तो उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया। तो आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें हैं। खैर, ये मेरे घर की हिस्ट्री है, तो मैं बताती रहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, समझने में। दादी बताती थी, बहुत अच्छा लगता था। आप लोग भी सुना करिए अपने बाबा-दादी से, ठीक है? तो बेटा ये जो आपके मैकॉले मिनट थे, वो इसलिए आए थे। फिर आपको बता दूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में ही हमारा जो महालवाड़ी सिस्टम था ना, वो भी स्टार्ट हुआ था। महालवाड़ी सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में स्टार्ट किया गया था। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया था। सो ये आपका क्लियर किया गया था। डंडा मार देते हैं हमारे तो। नहीं, हमारी बहुत प्यारी थी। क्वेश्चन्स भी होंगे निशान, आ जाइए। फिर आफ्टर हिम हमारे पास में चार्ल्स मेटकाफ आए 1835 से 1836 तक, मात्र ये 1 साल ही रहे एंड इनके टाइम पीरियड में बेटा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया था। महालवाड़ी सिस्टम बता देती हूँ, देखो बेटा, तीनों सिस्टम आप लोगों ने नहीं पढ़े ना, तीनों बता देती हूँ आप लोगों को, तीनों बता देती हूँ। देखो बेटा भारत में 3 तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, ठीक है? 3 तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। अब इन तीनों के नाम क्या-क्या थे हमारे पास में? हमारे पास में तीनों के नाम थे, पहला था आपका स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था हमारा रैयतवाड़ी सेटलमेंट और जो तीसरा था हमारे पास में उसको हमने बोला था महालवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है? अच्छा, अब ये जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उनको ये लगा कि हम अपनी इनकम कैसे करें, तो इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट किया और टैक्स किसके ऊपर लगाया बेटा? लैंड के ऊपर लगाया। बंजर ज़मीन के ऊपर कोई जब काम ही नहीं कर रहा तो टैक्स क्यों लगाएँगे? तो आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड था ना, उसके ऊपर इन्होंने लैंड पे आपका टैक्स लगाना स्टार्ट किया। एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। तो उसी को हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन में स्टार्ट किया। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में इसको हमने 1792 में स्टार्ट किया था। 1792 में जब इसको स्टार्ट किया गया था तो हमने बंगाल के 24 परगना में स्टार्ट किया था। वो भी प्रयोग के आधार पे ऑन टेस्ट बेसिस। ठीक है? एंड आफ्टर 1793 में इसको पूरे बंगाल में प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया गया था? इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो ये था हमारा स्थायी बंदोबस्त। इसमें आपसे परमानेंट क्या किया जाता था? टैक्स लिया जाता था। तो आप काफ़ी हद तक टैक्स देते थे। परमानेंट। सेटलमेंट, ठीक है? अगर आप रैयतवाड़ी की बात करोगे तो हम बोलते हैं रैयतवाड़ी, रैयत, ठीक है? तो बेटा रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो था ये 1819-20 के दौरान में स्टार्ट किया गया था, कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास की भी एक जगह थी, इसका नाम था बारह महल। मद्रास के बारह महल में इसको स्टार्ट किया गया था, चार्ल्स रीड के द्वारा, चार्ल्स रीड के द्वारा।
ठीक है? फिर आगे चल कर के इसको बॉम्बे में भी स्टार्ट किया गया था। 1820 से 24 में ये पूरे मद्रास में फैल गया था एंड बॉम्बे में नहीं, इसको पहले यहाँ पे 1820 से 27 करिए और 1820 से 24 आपका पूरे मद्रास में इंप्लीमेंट हो चुका था, एग्जीक्यूट हो चुका था एंड बॉम्बे में जो आपका लैंड का लाइक काउंटिंग का काम किया था कि किसकी कितनी ज़मीन है, वो किया गया था प्रिंगल के द्वारा। प्रिंगल। इसको स्टार्ट किया गया था एल्फिंस्टन एंड चैपलिन के द्वारा, एल्फिंस्टन एंड चैपलिन के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? रैयत का मतलब होता था किसान। यहाँ पे क्या होता था ज़मींदार। ज़मींदार क्या करता था, इसको ज़मींदारी व्यवस्था भी बोली गई है। ज़मींदार किसानों से टैक्स वसूलता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, जिसके बदले में वो जमी टैक्स का 1/11 पार्ट अपने पास में रखता था और 10/11 पार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। रैयत वाड़ी व्यवस्था में इन्होंने बोला कि हम ज़मींदार को क्यों दें, मीडिएटर को हम क्यों पैसा दें? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम अपने आप से ही हम किसान से ही डायरेक्टली वसूल लेंगे। तो अब किसके पास में कितनी ज़मीन है, ये तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बेटा पूरा लैंड एक्विजिशन का डिपार्टमेंट बनाया था। जो आप लोग बोलते हो ना कि आज हमारे पास में भूमियों का, खेतों की नाप है, जोखा है, तो वो नाप-जोखे का काम जो था वो रैयत-वाड़ी व्यवस्था के तहत साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में कराया गया था। ठीक है? ठीक है? फिर अच्छा, और अगर मैं माहलवाड़ी व्यवस्था की बात करूँगी तो माहलवाड़ी भी आपका एग्रीकल्चरल लैंड जो होता था उसको बोला जाता था। ये बेटा आपका 1820 से आपका 20 में स्टार्ट किया गया था नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है? 1800 महाल मतलब एग्रीकल्चरल लैंड या बोलोगे विलेज, गाँव को ही बोलते थे एंड यहाँ पे जो आपके सरपंच होते थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। तो ये उत्तर भारत में लगाया गया था एंड इसमें आपके 2 पर्सनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, एक का नाम है होल्ट मैकेंजी और एक का नाम है आपका मार्टिन बर्ड। अच्छा एक बात बताइए, किसको कहा जाता है उत्तर भारत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जनक? फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया किसको बोला जाता है? ये बताओ। नाप तोडरमल ने स्टार्ट किया था। बेटा वो पुरानी वाली है। जॉन शोर को बोला जाता है, जेम्स को बोला जाता है और बताओ सच बताओ। हुँ, होल्ट मैकेंजी और किसको? नहीं, चलो भई। जॉन शोर देखो बेटा आओ इधर आओ। देखो 1819 से 1822 के दौरान में हमने माहलवाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था कहाँ पे नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। एंड उस वक़्त में आपका जो भूमि के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स था ना, वो पूरी भूमि का करीबन आपका 95% माँगा गया था। 95% जब आप किसानों से टैक्स ले लोगे और 5% उसके बारे में सोचोगे, छोड़ोगे तो वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए बीज कहाँ से लाएगा, सीड कहाँ से लाएगा? तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। अकाल भी पड़ गए थे। इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं कि माहलवाड़ी सिस्टम में आपके 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मार्टिन बर्ड। तो 1833 के दौरान में मार्टिन बर्ड नाम के एक व्यक्ति थे उनकी सलाह पर मार्टिन बर्ड की सलाह पर आपके होल्ट मैकेंजी जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, होल्ट मैकेंजी होल्ट मैकेंजी उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनको सलाह दी गई थी 1837 में मार्टिन बर्ड के द्वारा एंड तब ये जो आपका लगाया जाने वाला टैक्स था वो 95% से घटा करके 66% कर दिया गया था। इसीलिए उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड को बोलते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जनक, फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया, इट्स मार्टिन बर्ड। ठीक है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। नीलांशु ने सही बताया। ठीक है? तो ये बेटा आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, क्लियर? आइए, देन आपको बताया मैंने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको रिमूव कर दिया गया। देन हमारे पास में आए कौन? लॉर्ड ऑकलैंड 1835 से 1846 42 तक या 1836 से 42 तक आपके शासक रहे। इनके टाइम पीरियड में 1836 से 42 के दौरान में आंग्ल-अफ़गान युद्ध हुए थे। इस आंग्ल-अफ़गान युद्ध के दौरान में जो ब्रिटिशर्स थे वो हार गए थे, तो ये हमारे यहीं पे एंड हो चुके थे। इसमें आगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। क्वेश्चन होगा सुजीत? फिर हमारे पास में लॉर्ड एलन-बोरो आए, 1842 से लेके 1844 तक रहे शासक। इनके वक़्त में जो दास प्रथा थी उसका अंत कर दिया गया था। दास प्रथा का अंत किसके समाज समय में हुआ था? आप बोलोगे लॉर्ड एलन-बोरो के टाइम पीरियड में हुआ था, 1843 के दौरान में हुआ था। फिर लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट आए 1844 से 1848 के बीच में एंड इन्होंने ह्यूमन सैक्रिफाइसेस जो थे उनको बैन कर दिया था कि अब जो मानव बलि है, वो मानव बलि नहीं दी जाएगी। तो इन्होंने हर तरीके से इसको अनह्यूमेन समझा, मानव बलि को मना कर दिया। मानव बलि आप लोगों को लग रहा होगा हाय कितने अच्छे हैं, मानव बलि को बंद कर दिया। नहीं, इन्होंने मानव बलि को इसलिए बंद किया था क्योंकि उन मानवों की जो बलि दी जाती थी, अब बलि के स्थान पे उस मानव का हम लेबर के तौर पे प्रयोग करते थे। ये लोगों को लगता था कि अगर इनकी बलि दे दी गई ह्यूमन्स की, तो ये लोग लेबर बन जाएँगे। ये माइंडसेट है। देखो मैं बताती हूँ, इन्होंने बहुत दिमाग चलाया। इन्होंने बोला कि अगर ये ह्यूमन्स आपके बलि दे दी जाएगी, इनको सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास लेबर कम पड़ जाएँगे। तो इन्हीं मानवों का हम प्रयोग लेबर्स के तौर पे कर सकते हैं और अपने बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो ये है, वेरी स्मार्ट। बे ह्यूमन की बलि कौन बेटा? आदिवासी। दैट वाज़ बिज़नेस। अगर आप लोग आज भी बोलोगे तो हम लोग बोलते हैं बिज़नेस ही तो चल रहा है। सारी चीज़ें बिज़नेस ही चल रही हैं राहुल। अ, अभी और भी चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को। हर एक चीज़ के पीछे का एक लॉजिक है, हर एक चीज़ के पीछे की कहानी है। आप लोगों को शायद मैंने ये नहीं बताया बेटा बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों स्टार्ट हुए थे? आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी ना, जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाओगे उतनी नई-नई फैक्ट्स आपको पता चल जाएँगे, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ये जो धर्म थे वो क्यों स्टार्ट किए गए बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म?
बताओ। ये इंडियन लेवल पे हाई क्लास ऑफ क्षत्रिय एंड ब्राह्मणास, ठीक है? ये इंडियन लेवल पे था। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो उस वक़्त में हमारे पास में बेटा वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस थे। आप लोग जो पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हो ना, तो वो विश्व के स्तर पे वर्ल्ड के लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे एंड उनकी वजह से ही ये जो आपकी चीज़ें थी, ये स्टार्ट हुई थी। हर चीज़ के पीछे का एक कारण है। पाश्चात्य देशों में कन्फ्यूशियस, इस तरीके के ज़ोरास्ट्रो, इस तरीके के जो लोग थे, वो आ चुके थे, ठीक है? और उन्होंने इसकी इस वक़्त में बोला कि अगर किसी भी एक धर्म का प्रभाव बढ़ गया, तो हम उस धर्म की वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे, बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। तब उन्होंने आपके कन्फ्यूशियस ने और इन सब लोगों ने भारत में भी इन धर्मों की स्थापना के बारे में बोला। ठीक है? तो इसके पीछे कभी कभी जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला तो आई विल डेफिनिटली डिस्कस दैट टू। बट आप लोगों के लेवल पे आती नहीं है तो हम लोग इतनी पढ़ते नहीं हैं। खैर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के दौरान में आपके शासक रहे, या आपके भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। उस वक़्त में इन्होंने एक आपका क्या किया सिद्धांत स्टार्ट किया, इसको हमने बोला व्यपगत का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके तहत कोई भी भारत का शासक जिसकी अपनी खुद की संतानें नहीं हैं, वो क्या नहीं कर सकता, दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता। अगर वो दत्तक पुत्र को गोद लेता है तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी हो जाती थी। तो बोला गया नहीं उसकी प्रॉपर्टी क्यों होगी, वो प्रॉपर्टी तो हमें चाहिए। ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए ठाकुर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नियम बना दिया कि अब आप लोग संतानों को, आप बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप अपना जो साम्राज्य है वो हमारे नाम करके जाओगे। तो इसके अगेंस्ट में भी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वो आपका युद्ध में उतर आई थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो स्टार्ट हुआ। फिर आपने बोला कि मैम 1853 में पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाने स्थापित करी गई थी। बिल्कुल, इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, पहले क्या होता था कि ट्रेड आपका सिर्फ समुद्र के रास्ते से होता था। तो बंगाल से समुद्र के रास्ते से पहुँचते थे, इस बीच में, इस कोस्ट में, दोनों कोस्टों में ये लोग आते-आते रहते थे। फिर जब जैसे-जैसे इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी अपने आप को एक्सपेंड किया, तब इनको समझ में आया यहाँ पे तो बहुत स्कोप है, हम यहाँ पे भी रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। तब इन्होंने मुंबई से थाने आपकी जो रेलवे लाइन थी, वो बिछाई। और जब आप रेलवे लाइन की बिछाने का काम कर रहे थे, उसी वक़्त में आपने क्या किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कर ली। ठीक है? कौन पागल हो गया? इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो, कोई पागल नहीं होगा, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा नहीं लगता? मुंबई में ही है बेटा, महाराष्ट्र में ही है थाने, राहुल, ठीक है? थाने भी महाराष्ट्र में, मुंबई से थाने बेटा बहुत बड़ी कौड़ी थी। कितने किलोमीटर की थी? ठीक है, बताओ? पहली टेलीग्राम 53-35 किलोमीटर की थी, है ना? 34 किलोमीटर्स लॉन्ग थी आपकी बस ये। टेलीग्राफ लाइन क्या होती है? बेटा देखो, अभी आप लोग बोलते हो इन लोग इतने एडवांस नहीं थे ना कि कबूतर को चिट्ठी लिख दें और कबूतर इनका संदेश पहुँचा दे दूसरों को। तो ये लोग ने क्या किया था, डिस्कवरी हो चुकी थी लेटर वाली टेलीग्राफ लाइन। तो टेलीग्राफ जो था वो लेटर, ये लोग इन लोग अभी तक क्या करते थे, कबूतर पहुँचाता था हमारे समय में, गाना गाते थे कबूतर जा, जा, जा कबूतर जा, जा, जा। इन्हों के पास में कबूतरों के साथ में कोई अच्छा इंटरेक्शन नहीं था। उन्होंने बोला कि चलो तुम हमारे तारों को पहुँचाओगे। तार मतलब एक लेटर होता था, लेटर को पहुँचाना। डाकिया डाक लाया, डाक लाया। ठीक है? फिर 1854 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, भई आप जब मुंबई से थाने के लिए रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो, आप सड़कों को भी यूज़ कर रहे हो, तो सड़कों में आपकी सड़क बनी होनी चाहिए, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये आपका ओशांग नेशी ने बनवाया था। ओशांग नेशी, इंजीनियर था उस वक़्त में ये, ठीक है? उसने बनवाया था। देन 1854 में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है, तो यूके में आईआईटी रुड़की जो था उसको स्थापित किया गया। 1856 में आपकी विधवा का पुनर्विवाह कर दिया गया, कि विधवा पुनर्विवाह करेगी तो जनसंख्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे हमारे पास में क्या होंगे, लेबर क्रिएट होंगे, मार्केट क्रिएट होगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि वा भारत जो है, आज भारत विश्व में बहुत महत्वपूर्ण प्लेस कैरी करता है, बिकॉज़ चाइना जो है वो विश्व में अपने प्रोडक्ट को अपने उत्पादों को वो सेल करता है। चाइना की जो पूरी जीडीपी है वो उनके एक्सपोर्ट्स और उनकी मशीनरी से चलती है। लेकिन भारत जो है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विश्व की दुनिया की नज़रें हैं, क्योंकि बाकी सभी देशों में आप अगर कनाडा जाना चाहो, आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहो, तो बेटा आपको वहाँ पे बुलाया जाता है कि आप आइए यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर के आइए, अपनी शादी करिए, यहाँ के सिटीज़नशिप लीजिए, हम आपको रोज़गार देंगे। वहाँ पे मार्केट नहीं है एंड हमारे पास में इतना बड़ा मार्केट है कि मार्केट खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो हमें सस्ता सस्ता लेबर मिलता है, ये सारी चीज़ों की वज़ह से हम बोलते हैं कि लाइक आपको बता दूँ कि अगर आप कनाडा जाओगे, तो कनाडा में जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप में पेट्रोल देने वाले आपके लोग लगे होते हैं ना, वो नहीं लगे होते, वहाँ पे चिप सिस्टम है। आप चिप अपना कार्ड लगाइए, अमाउंट डालिए, उतना पैसा डिडक्ट होगा, अपने आप से वो आप पेट्रोल को फिल कर लो, है ना? तो ये वाली चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत महँगा है, बहुत महँगा लेबर है। जब सब पढ़े-लिखे हैं, तो कोई लेबर ही क्यों करेगा? तो वहाँ का लेबर इतना ज़्यादा महँगा है कि लोग लेबर को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए सेल्फ सर्विसेज़ चलती हैं वहाँ पे ज़्यादातर। ठीक है, तो अभी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को स्टार्ट करें?